हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हमने गॉस लॉ स्टार्ट किया था और गॉस लॉ के वजह से कितना फ्लक्स पास करता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर सपोज मैं बोलता हूँ अगर कोई कोन है ऐसा और कोन का वर्टेक्स में कोई चार्ज है Q, तो अगर मैं बोलूंगा कोन का बेस में कितना फ्लक्स पास करेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि और एक चीज देखना है तुम्हें, कोन का वर्टेक्स में कैसे एंगल बनाता है, वो 3D टाइप का एंगल है। तो इस सारे क्वेश्चन को डील करने के लिए जहां पे एंगल कैसे आता है 3D में आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड एंगल पढ़ते हैं। तो पहले हम सॉलिड एंगल पढ़ते हैं। सॉलिड एंगल कैसे होता है और उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। सॉलिड एंगल जो इससे पहले जो एंगल पढ़े थे उसको वो, और इसका यूनिट क्या होता है, उसको बोलते हैं स्टेरेडियन, और सिंबल ऐसे होता है ओम टाइप का। इससे पहले जो एंगल पढ़े थे और जिस एंगल को हम प्रोटेक्टर में मेजर कर सकते हैं वो सारे एंगल को क्या बोलते हैं 2D एंगल, और उसका मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, डिग्री यूज करते हैं। बट तो ये जो 3 डायमेंशन एंगल है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है, उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन और ऐसे टाइप का सिंबल होता है। ठीक है, अब देखो सॉलिड एंगल कैसे होता है। अब समझते सॉलिड एंगल कैसे होता है। देखो, सपोज ये तुम्हारा क्या कोन है, एक कोन से पे कुछ ऑब्जेक्ट है, तो कोन का वर्टेक्स में जो एंगल बना रहे हैं, तो कोन का वर्टेक्स में कैसा एंगल बना रहे हैं, यहां से देखोगे कुछ 3 डायमेंशन एंगल बना रहे हैं, ऐसे टाइप का कोन आया है। तो इस पॉइंट के इसका वर्टेक्स में जो एंगल बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और कोई भी 3 कर्नर अगर मिल जाए, अगर घरों में कर्नर में जो एंगल बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, जो क्या है 3 डायमेंशन एंगल है। तो इस एंगल को कैसे मेजर करेंगे, अब इसके लिए क्या करते हैं, तो सॉलिड एंगल कैसे डेफिनेशन देते हैं। देखो, सपोज कोई भी सरफेस है, ऐसा है छोटा सा सरफेस है DA, और उसका R डिस्टेंस दूरी पे अगर सॉलिड एंगल मेजर करना है, अगर कोई पतला छोटा सा सरफेस है उसको अगर यहां से ज्वाइन करेंगे कुछ ऐसा एंगल बनाएगा, कैसे बनाएगा, कौन सा क्या बनाएगा। अगर इस एंगल चाहिए तो क्या करते हैं, तो सॉलिड एंगल को हम ऐसे डेफिनेशन देते हैं, DA परपेंडिकुलर बाय R स्क्वायर। DA क्या है, ये है तुम्हारा एरिया DA, और ये R स्क्वायर क्या है, ये डिस्टेंस को मैं R मान रहा हूं क्योंकि ये DA क्या है, वेरी स्मॉल है। तो हम मान रहे क्या कि जो R डिस्टेंस है ये भी सेम है सबके लिए, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, सेम है। DA परपेंडिकुलर मतलब इस R को जो परपेंडिकुलर, सपोज ये ऐसे कंपोनेंट बनाया मैंने और ये एंगल थीटा है, तो सॉलिड एंगल इसका कितना हो जाएगा, DA cos थीटा बाय R स्क्वायर। तो DA क्या है, वेरी स्मॉल एरिया। ठीक है, और सॉलिड एंगल को कैसे ले सकते हैं, एरिया परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस बाय R स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल का ये डेफिनेशन है। सपोज कोई छोटा सा एरिया है, जैसे मान लो कोन का बेस है, सपोज ऐसा कोन है, एक छोटा सा कोन मान लो, ऐसा छोटा सा कोन है, अगर यहां पे मैं ज्वाइन करेंगे ये कोन बन गया, और ये जो एरिया बाय डिस्टेंस अगर डिवाइड करेंगे तो सॉलिड एंगल आता है, वहां उसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। अब हमारा पर्पस क्या है कि हमको क्या पता है कि इससे पहले जब भी तुम कोन पढ़े हो मैथ में तो क्या पढ़े हो, कोन का क्या बोलते हैं, उसको सेमी वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। सपोज ये तुम्हारा कोन है, हम ऐसे बनाते हैं ना, कोन है, इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये क्या है, रेडियस बेस का है, और इस एंगल क्या है, थीटा है। बट ये कौन सा एंगल है, थीटा क्या है, सेमी वर्टेक्स एंगल। तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी वर्टेक्स एंगल। बट ये कौन किस में है, ये 2D में, 2 डायमेंशन में। मतलब हम क्या करेंगे, कोन को बाइसेक्शन करेंगे, मतलब कोन को अगर सीधा काट देंगे तो जो सरफेस दिखेगा उसका जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ द कोन। तो ये एंगल क्या है, 2 डायमेंशन में है और 2D में है, जिसको हम प्रोटेक्टर में मेजर करते हैं। इससे पहले जब भी कैलकुलेशन किए होंगे तो इस एंगल को थीटा मानते थे। ठीक है,
सेमी वर्टेक्स एंगल। अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है तो इसीलिए मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं। तो बेसिकली ये फॉर्मूला क्या रहता है कि टू डायमेंशन एंगल के कोण का जो सेमी वर्टेक्स एंगल अगर रहेगा तो कोण का कितना सॉलिड एंगल होगा। तो अगर सेमी वर्टेक्स एंगल है तो सॉलिड एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ कोण ये हो जाएगा 2 पाई। इसका डेरिवेशन जरूरत नहीं है, मैं नहीं इसलिए डेरिवेशन को नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हें याद रखना है। अगर कोण का सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा होता है तो उसका वर्टेक्स में जितना सॉलिड एंगल बना रहे हैं जो मैंने दिखा रहा था अभी, तो उस एंगल को कितना हो जाएगा स्टेरेडियन 2 पाई into 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे तब आप क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसका डेरिवेशन जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो उसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखो तो यहां से हमको क्या मिला कि 2 डायमेंशन एंगल और 3 डायमेंशन एंगल में रिलेशन मिल गया। किस केस में? सिर्फ कोण केस में। सिर्फ कोण में ऐसे होगा कि कोण का अगर सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा होगा तो उसका सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई into 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब किसी टाइप का सपोज ऐसे कोण है, अगर मैं बोलूंगा ये लेंथ है तुम्हारा कितना, हाइट है √3r और ये r, मैं बोलूंगा फाइंड सॉलिड एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ कोन, तो कितना लिखेंगे देखो। तो अगर सॉलिड एंगल चाहिए तो सेमी वर्टेक्स एंगल चाहिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा tan थीटा, देखो कितना है r/√3r इस ट्रायंगल में, तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो सॉलिड एंगल क्या लिखेंगे 2 पाई into 1 माइनस cos 30, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई into 1 माइनस cos 30 कितना √3/2, तो इतना क्या है स्टेरेडियन है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या है स्टेरेडियन है। तो ये चीज याद रखना है तुम्हें कि कोण का अगर सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा होता है तो उसका जो सॉलिड एंगल बनेगा कितना 2 पाई into 1 माइनस cos थीटा। तो ये पहला चीज है। सेकंड चीज क्या, मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना हो सकता है, ये तुम्हें देखना है कि मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना हो सकता है। मैक्सिमम सॉलिड एंगल ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सोचो कि अगर थीटा का वैल्यू बढ़ेंगे तो कोण का क्या हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो कोण क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। ध्यान से देखो, सपोज ये तुम्हारा स्फीयर है, ये यहां पे, तो एक अगर पार्ट लेंगे स्फीयर का जैसे कोण टाइप का दिखेगा, अगर ये थीटा को बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो ये एक स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट बन जाएगा यहाँ पे। अगर ये धीरे धीरे बढ़ेगा तो स्फीयर का पूरा कवर कर लेगा। तो इसके लिए तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल के लिए थीटा क्या होना चाहिए, थीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा कहां से आएगा, थीटा यहां से शुरू करके यहां तक आएगा, क्योंकि ये ऊपर जब जा रहे हैं नीचे एक साथ जा रहे हैं। अगर ये ऊपर थीटा है तो नीचे ऑलरेडी थीटा आ रहा है, तो ये एक साथ आ रहा है, तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, देखो सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, देखो 2 पाई into 1 माइनस cos 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई into 2 इक्वल टू 4 पाई। ये भी चीज याद रखना है कि मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना है 4 पाई है, और ये कहां पे बंद है एट द वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल क्या कहां पे एट सेंटर ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सेंटर में मैक्सिमम सॉलिड एंगल बनता है और उसका वैल्यू कितना है 4 पाई है। तो ये दो चीज याद रखना है। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कोण का सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा होता है उसके लिए सॉलिड एंगल कितना है 2 पाई into 1 माइनस cos थीटा, और सेकंड चीज क्या है मैक्सिमम सॉलिड एंगल 4 पाई है, और ये कहां पे बन रहा है स्फीयर का सेंटर में बन रहा है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सपोज ये तुम्हें इसको भी फॉर्मूला हिसाब से याद रखना है, बस मैं डेरिवेशन कर दे रहा हूं। सपोज कोण का वर्टेक्स में Q चार्ज रखा है, तो फाइंड फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ कोन और थ्रू कोन। ठीक है, और इसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, आइदर डायरेक्टली एंगल दिया रहेगा
और डायमेंशन कुछ दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, तो उससे हम थीटा निकाल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कोन का वर्टेक्स में एक अगर चार्ज रखेंगे तो उसका जो फ्लक्स मतलब इस वाले सरफेस में जो बेस में कितना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है अब उनको पता चल गया कि कोन का वर्टेक्स में जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल है, सॉलिड एंगल है। बट ये जो एंगल है क्या है, 2 डायमेंशन एंगल है। तो कभी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखेगा मतलब क्या है, वो 2 डायमेंशन एंगल है। सॉलिड एंगल के लिए वो मेंशन करेगा हमेशा। ठीक है अब सॉलिड एंगल कितना बन रहा है देखो कोन का वर्टेक्स में, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है और मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना है, 4 पाई। सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4 पाई। अब ध्यान से सोचो मैं कैसे कर रहा हूं। सपोज मैंने मान लिया एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, तो क्या है फ्लक्स थ्रू स्फीयर कितना बोलेंगे, अगर गॉस लॉ लगाओगे फ्लक्स थ्रू स्फीयर कितना बोलेंगे, नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है तो स्फीयर के अंदर कितना फ्लक्स बनेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमको क्या पता है कि स्फीयर का सेंटर में सॉलिड एंगल कितना बन रहा है। अगर स्फीयर में हम क्या बोलते हैं, स्फीयर में बहुत सारे कोन बना सकते हैं ऐसे, तो ऐसे पूरा कोन अगर बनेगा बहुत सारे कोन बड़ा हो गए तो स्फीयर बनेगा। तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना है यहाँ पे देखो, ये इसको ध्यान से समझना है हमें। 4 पाई सॉलिड एंगल में अगर ये सॉलिड एंगल कितना है, स्फीयर का सेंटर में एंगल 4 पाई है। कई बार बच्चों को लगता है कि स्फीयर का सेंटर में तो एंगल 180 डिग्री होता है 360 डिग्री होता है स्फीयर का सेंटर में, और सर्कल का सेंटर में सर क्या होता है एंगल, वो 360 डिग्री वो क्या है 2 डायमेंशन एंगल। बट यहाँ पे क्या स्फीयर की बात कर रहा हूँ, स्फीयर की बात कर रहा हूँ मतलब वो क्या सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूँ। वो जो सर्कल का सेंटर में 180 डिग्री होता है, स्फीयर का सेंटर में 180 डिग्री नहीं होता है, वो क्या 2 डायमेंशन एंगल है। अगर सॉलिड एंगल की बात करेंगे ये कितना है 4 पाई स्टेरेडियन, डिग्री में नहीं है, 4 पाई क्या स्टेरेडियन, इसका अलग यूनिट है। ठीक है अब हमको क्या पता है कि 4 पाई स्टेरेडियन अगर यहाँ पे है उसमें फ्लक्स कितना पास कर रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यूनिट मेथड लगाओ, 4 पाई स्टेरेडियन में फ्लक्स कितना पास कर रहा है। अगर स्फीयर बनाता, स्फीयर में कितना एंगल है 4 पाई स्टेरेडियन में फ्लक्स कितना है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट अगर हम ऐसे कोन बनाएंगे जिसका सॉलिड एंगल कितना है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 स्टेरेडियन के लिए फ्लक्स कितना है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा स्टेरेडियन के लिए। तो ये कितना देखो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना देखो 2 पाई कट गया, तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्लक्स, कि इसको हम ज्यादा यूज करेंगे। अगर कोन का वर्टेक्स में अगर चार्ज रहेगा तो उसका बेस में कितना फ्लक्स जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फार्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इफ चार्ज इज एट वर्टेक्स ऑफ कोन, ठीक है तो कोन का बेस में कितना फ्लक्स पास करेगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाय कॉस थीटा। इनफैक्ट ये पूरे कोन में कितना फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि ये जो सरफेस है इसमें क्या बोलते हो उसको स्लैंट सरफेस बोलते हो। इसको क्या बोलते हैं स्लैंट सरफेस। अब स्लैंट सरफेस को एरिया वेक्टर कैसा होगा देखो, ऐसा होगा एरिया वेक्टर, क्योंकि सरफेस को परपेंडिकुलर है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा पॉइंट चार्ज ऐसा होगा। तो इस वाले सरफेस में क्या एंगल 90 डिग्री है हमेशा हर पॉइंट में ऐसे, तो इस वाले सरफेस में कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूं फ्लक्स स्लैंट सरफेस में कितना है 0 है, तो फ्लक्स बेस में कितना हो जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन फार्मूला को याद रखेंगे कि कोन का वर्टेक्स में अगर चार्ज Q रहेगा तो उसका बेस में कितना फ्लक्स पास करेगा। और ये फ्लक्स कैसे पास करेगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में।
तो इसका प्लस क्या बाहर से निकलते हुए दिखाई देगा। अगर मान लो कोन में नेगेटिव चार्ज रहेगा ऐसे, और इसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, तो इसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट यहाँ पे फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से तो क्वेश्चन देख के बनाना पड़ेगा कैसा है, ठीक है। तो ये डिटेल डिस्कशन हुआ किसका, कोन का वर्टेक्स में अगर चार्ज रहेगा। तो ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो इसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे देखो अब क्वेश्चन कुछ बना रहे हैं, अब देखो मेरे पास दो क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। तो बोल रहे पहले में क्या है, कोन का वर्टेक्स में चार्ज किए हुए उसका बेस में कितना फ्लक्स पास करेगा। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या है, सेमी वर्टेक्स एंगल, ये थीटा है। तो अब यहाँ पे देखो थीटा निकालना पड़ेगा तुम्हें। थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा कितना लिखोगे, √3r बाय हाइट कितना r है, तो tan थीटा कितना है √3 और थीटा कितना है 60 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/2ε0 1 माइनस 1/2 और Q/4ε0। सेकंड क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम टाइप का है बट फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। तो बोल रहे हैं कि डिस्क है ऐसा रखा हुआ है और यहाँ पे चार्ज है। तो ये डिस्क का थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि इस जो चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज है, इसका जो फ्लक्स निकलेगा कैसे निकलेगा, ऐसे हर एक पॉइंट में क्या है फ्लक्स ऐसे निकल रहा है। बेसिकली हम इसमें क्या कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं कि कितना पार्ट फ्लक्स का इसमें चार्ज पास कर रहे हैं। सेम चीज यहाँ पे फ्लक्स ऐसे निकलेगा। तो अब डिस्क में जितना फ्लक्स पास करेगा तो क्या हो जाएगा, इस कोन में जितना फ्लक्स जाएगा, इस कोन का रीजन में जितना फ्लक्स जाएगा सारे इसमें पास करेंगे। अब इसके लिए क्या मान सकते हैं, इस ये हो जाएगा क्या, कोन का पूरा एंगल सॉलिड एंगल। तो इसके लिए सेमी वर्टेक्स एंगल निकालना पड़ेगा तुम्हें कोन का। तो सेमी वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा, देखो तो ये एंगल निकाल लेते पहले थीटा। तो tan थीटा कितना लिखेंगे, r/√3r। थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो फ्लक्स क्या लिखोगे, Q/2ε0 1 माइनस cos 30। तो ये आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत इजी लेवल में जाता है, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चन बनाते हैं। देखो अब देखो तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले ट्राई करो, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कर सकते हो। ऐसा एक शेप है, बकेट शेप का है, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम, ठीक है। और उसका सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि सरफेस 1 मतलब S1 मतलब क्या, सरफेस 1 में कितना फ्लक्स पास कर रहे हैं, और S2 सरफेस 2 मतलब S2 में कितना फ्लक्स पास कर रहे हैं, और टोटल इसमें कितना फ्लक्स पास कर रहे हैं, और कर्व सरफेस में कितना फ्लक्स पास कर रहे हैं। तो सब चीजें हम इसमें निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, पहले ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखो। अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कैसे, कि यहां से जो पॉइंट चार्ज है जो फ्लक्स पास करेगा तो चारों डायरेक्शन में पास करेगा ऐसे। तो इस वाले सरफेस में जितना फ्लक्स जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा एक कोन बनाएगा कि इस कोन में जितना फ्लक्स निकल रहा होगा वो सारे के सारे इसमें पास करेंगे, ठीक। सेकंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट देखो कि सरफेस 2 में कितना फ्लक्स पास करेगा, कि यहां से जितना कोन बना रहे हैं इसमें जितना फ्लक्स जा रहा है तो सारे इसमें पास करेंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या है, तो सरफेस 1 में हमको क्या चाहिए, सॉलिड एंगल चाहिए। तो सपोज ये एंगल θ1 है तो tan θ1 क्या लिखेंगे, r/√3 और 1/√3। तो थीटा कितना है 30 डिग्री है। तो सरफेस 1 में फ्लक्स क्या लिखेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूं डायरेक्टली। तो फ्लक्स 1 इक्वल टू Q/2ε0, ये तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 30 डिग्री।
सिमिलरली इसमें देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 2 है, तो थीटा tan थीटा 2 क्या लिखेंगे, तो ये हाइट कितना है 3r है, और ये बेस कितना √3r है, तो थीटा 2 कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे फ्लक्स 2 कितना लिखेंगे, q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 60। तो ये हो गया पहला दोनों का आंसर, बहुत इजी है, कुछ इसमें है नहीं। टोटल फ्लक्स मतलब क्या, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये गॉस लॉ बोलते हैं। तो टोटल फ्लक्स कितना है q/एप्सिलॉन नॉट। अब लास्ट वाला पार्ट में निकालने के लिए कर्व सरफेस का, क्योंकि उसको हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ठीक है। तो अब क्या लगाएंगे हम, फ्लक्स टोटल फ्लक्स कैसा हुआ, फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस 1 और S1 लिख रहा हूं, प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स पता है हमको कितना है, q/एप्सिलॉन नॉट, सरफेस 1 में फ्लक्स कितना है, q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 30, सरफेस 2 का q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 60 प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। तो यहां से सॉल्व करके कर्व सरफेस का फ्लक्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये करने का तरीका है। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि तुम खुद से कर सकते हो, ये एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, मेंस में आ चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देने वाला हूं वो मेंस में आ चुका है, देखो कैसे होते हैं। अब देखो एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहला वाला टाइप का, एक सिलेंडर है, उसका सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, और हमको क्या चाहिए, फ्लक्स सरफेस 1 में कितना है, सरफेस 2 में कितना है, टोटल फ्लक्स कितना है, और फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस कितना है। एग्जैक्टली सेम टाइप का है, देखो पहले ट्राई करो, कर सकते हो, बहुत इजी है। फिर अब सॉल्यूशन देखो, वही है, इस साइड से वैसे जो फ्लक्स आ रहा है इसमें पास कर रहे हैं, ऐसे इस चार्ज की वजह से जो आ रहे हैं इसमें फ्लक्स पास कर रहे हैं इस सरफेस में। तो पहला एंगल निकाल दो, कितना एंगल हो जाएगा यहाँ पे देखो, अगर ऐसे मैंने बना दिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हाइट कितना r है, ये कितना है 2r है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा r/2r, कितना है 1/2, सॉरी r है ना, ये यहाँ से यहाँ तक r है, तो 1 है, तो थीटा कितना है 45 डिग्री है। तो पहले वाला सरफेस में क्या लिखेंगे, फ्लक्स 1 इक्वल टू q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 45। सेकंड वाले का एग्जैक्टली सेम है क्योंकि मिड पॉइंट में रखा है ऐसे, तो वो भी इतना हो जाएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 45 डिग्री। टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कर्व सरफेस का निकालने के लिए पहले वाला टेक्निक लगाएंगे, फ्लक्स टोटल इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स कर्व सरफेस। अब टोटल फ्लक्स कितना है, q/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2, दोनों सेम है इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कर्व सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एरोडो का है 3.20, इसी के ऊपर बेस्ट है, बट इजी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एरोडो का सारे क्वेश्चन टफ होते हैं, है बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और मैंने सारे कंसेप्ट बता चुका हूं, कर सकते हो, पहले ट्राई करो। तो ये बोल रहा है कि एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज Q है और ये वाला जो चार्ज है -Q है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2L है, और मिड पॉइंट में एक रिंग रखा है, मतलब रिंग का प्लेन और इसमें क्या परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे रिंग रखा हुआ है, ये चार्ज है ये चार्ज है। तो बोला कि इस रिंग में कितना फ्लक्स पास कर रहा है, सोचो, कर सकते हो, क्या होगा देखो यहाँ पे सॉल्यूशन। अब इस चार्ज का कौन सा कैसे फ्लक्स जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है और ये ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और हम क्या बोल जाते हैं, इस रिंग में या डिस्क में
कितना फ्लक्स जाएगा जो इस कोन से निकल रहा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सपोज ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा कितना लिखेंगे, और tan थीटा जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली cos थीटा लगा देंगे। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज के लिए लिख रहा हूं, कितना लिखेंगे, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा, और cos थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट cos थीटा, देखो इस वाले ट्रायंगल में ये पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1 माइनस l बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब नेगेटिव चार्ज भी है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स क्या होता है, ऐसे एंटर करता है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, ऐसे आता है। मैंने बताया था कि फ्लक्स अब यहां से ऐसे फ्लक्स जाएगा तो नेट कितना हो जाएगा, इसके वजह से ऐसा है, मतलब इधर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया रहेगा तो उसका वजह से क्या हो जाएगा, मतलब नेट फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे नेट फ्लक्स। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना आएगा, वो भी सेम है, इक्वल टू फ्लक्स थ्रू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसका एंगल सब कुछ सेम है। तो नेट फ्लक्स क्या लिखोगे, 2 टाइम्स q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस l बाय, तो ये कितना q बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस l बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बट कंसेप्चुअल है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज के लिए फ्लक्स क्या है, नेगेटिव है, बट डायरेक्शन तो उसी की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उधर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता तो इसमें फ्लक्स कितना होता है, 0, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगर एरिया वेक्टर हिसाब से देखेंगे, अगर एरिया वेक्टर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव मान लिया, अगर हम एरिया वेक्टर और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, अगर एरिया वेक्टर के हिसाब से, अगर इसका एरिया वेक्टर मैंने ऐसे मान लिया, मैंने बताया था कि अगर प्लेन सरफेस है तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एक ही डायरेक्शन रहता है। तो अगर एरिया वेक्टर ऐसे है तो इससे जो चार्ज आ रहा है इसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इसमें भी फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इधर की डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो ऐड कर दिया, इसीलिए नेट फ्लक्स 2 टाइम्स हो गया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी है बट कंसेप्चुअल है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्रोटोक का 3.2 में आता है, इसी कंसेप्ट में बनता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ। तो बोल रहा है कि 2 चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसमें और भी कुछ कंसेप्ट है, सिर्फ फ्लक्स का कंसेप्ट नहीं है। ये ऐसे चार्ज है, ठीक है। तो वो बोल रहा है क्या, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से ऐसे फील्ड लाइंस निकल के यहाँ पे एंटर करता है। तो ये बोल रहे जो फील्ड लाइंस है ये अल्फा एंगल में निकल रहा है, और यहाँ पे जो एंटर कर रहे हैं कुछ बीटा एंगल में एंटर कर रहे हैं। तो बेसिकली अल्फा बीटा का रिलेशनशिप चाहिए। कई बार क्वेश्चन में क्या दिया था, अल्फा बीटा दिया रहेगा, Q1 Q2 का रेशियो चाहिए, ऐसा कई बार क्वेश्चन बनाते हैं। इसी के ऊपर कंसेप्ट में बेस्ड हो गया। इसमें 2 कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है कि ये चार्ज एंगल क्यों बदलेगा, ये अल्फा में निकल रहा है तो अल्फा में क्यों एंटर नहीं करेगा। तो ये हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बोलते हैं कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकलेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, वो डिपेंड क्या करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर करेगा। अगर ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगे, तो कम चार्ज है तो कम फील्ड लाइंस निकलेगा। तो उसके हिसाब से तो फील्ड लाइंस क्या होगा, अपना थोड़ा एंगल चेंज कर सकता है। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में तो हम बोलेंगे कि इससे जो कोण हिसाब से जो फ्लक्स निकल रहा होगा और इस रीजन में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे होंगे, तो सारे के सारे अब ये सारे इसमें एंटर करेंगे, है कि नहीं, कुछ एंगल चेंज करके। बट इसमें जितना इस रीजन में जितना फ्लक्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा तो सारे यहाँ पे बने एंटर करेगा। तो इसमें कितना फ्लक्स निकलता है, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सेम मैग्नीट्यूड वाइज सेम ले सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाई करके। तो इसमें कितना फ्लक्स निकलेगा, देखो
इसमें कितना फ्लक्स निकलेगा, Q1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, और इसमें कितना एंटर किया, Q2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर Q1 बाय Q2 निकालता हूं मैं, कई बार बुक्स में ऐसा भी दिया रहता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा बाय 1 माइनस कॉस अल्फा। तो 1 माइनस कॉस बीटा को क्या ले सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब यहां से सॉल्व कर सकते हो, तो Q1 बाय Q2 कितना आ गया, या फिर बीटा सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 बाय साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो यहां से साइन बीटा भी निकाल सकते हैं और बीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक छोटे क्वेश्चन है बट बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। कोई बड़ा लेंथी कैलकुलेशन इसमें नहीं है, बट कंसेप्ट बहुत है, तो इसमें मैंने 2 कंसेप्ट यूज किया, ठीक है। अब नेक्स्ट और भी कुछ इरोडोम का क्वेश्चन बनाते हैं जो कि कंसेप्चुअल है और छोटा है। अब क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन साइड में है, पढ़ो। कि बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट रॉड है, तो बोल रहे हैं क्या, फाइंड फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सर्कल। सर्कल में कितना फ्लक्स पास करे, किसके वजह से। ये इनफाइनाइट रॉड है, मतलब ये सेमी इनफाइनाइट रॉड मान सकते हो, या एंड में इनफाइनाइट रॉड का एंड में। तो हमारा पर्पस क्या है कि इस सर्कल में कितना फ्लक्स पास करे, वो निकालना है। हमारा पर्पस यही है कि इस सर्कल में कितना फ्लक्स पास कर रहा है। अब फ्लक्स पास करने के लिए क्या होना चाहिए, फ्लक्स के लिए E डॉट डी ए करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो गॉस लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें कोई क्लोज रीजन नहीं मिलेगा जहां पे पूरा चार्ज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं E डॉट डी एस लगाएंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, देखो कि हमको क्या पता है कि अगर याद करो इनफाइनाइट रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। अगर इनफाइनाइट रॉड है, सेमी इनफाइनाइट रॉड है, इसका r डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, देखो इधर की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन r, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सॉरी मैं यहां पे लिख देता हूं, इधर की डायरेक्शन में लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन r, और इधर की डायरेक्शन में भी लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन r। अब यहां पे देखो, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक इधर की डायरेक्शन में आएगा कोई भी डिस्टेंस r में, और एक इधर की डायरेक्शन में आएगा। तो ये कितना, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन r, ये भी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो ये r जैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले समझना है तो इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, r डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहे हैं, तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कैसे ले रहा हूं, देखो इंटीग्रेशन, मैंने r डिस्टेंस जाके एक छोटा सा रिंग ले रहा हूं dr थिकनेस का, तो क्या है, एक स्मॉल रिंग ऑफ थिकनेस कितना, dr एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर। तो ये जो पतला सा रिंग बना है ऐसे, इसमें कितना फ्लक्स जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें कितना फ्लक्स जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एरिया कितना है, रिंग का एरिया क्या है, डी ए कितना आ जाएगा, 2 पाई r इंटू डी आर। तो डी पाई जो फ्लक्स आएगा तो कितना आ जाएगा, E डॉट डी ए, ई कितना है, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन r इंटू 2 पाई r डी आर। अब स्मॉल r का लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, यहां से स्टार्ट होगा, पूरा मैक्सिमम हो जाएगा 0 से कैपिटल R, तो देखो कितना हो जाएगा, तो क्या क्या कट गया, r कट गया, r और r कटा, ये 2 पाई 4 पाई कट गया, 2 हो गया, तो ये कितना, देखो लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट dr का इंटीग्रेशन 0 से r, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन है बट बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इरोडो में जो कि डिफिकल्ट लेवल में जाता है, तो वो सब मैं एडवांस के लिए भी छोड़ रहा हूँ, उसको अभी नहीं करा रहा हूँ। बट ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आया मेंस में आया है एक बार। अब ये बोल रहा है कि क्यूब है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 2x आई कैप, फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड इनटू क्यूब। तो जो मैंने क्यूब का डिस्कशन किया था, इसी टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था और उसमें फ्लक्स निकाला था, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, आई के डायरेक्शन है, मतलब इधर की डायरेक्शन में कितना है 2x आई कैप, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है। तो हमको ये पता है कि क्यूब का कौन सा दो सरफेस में चार्ज रहेगा, फ्लक्स रहेगा, और बाकी सारे सरफेस में फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस सरफेस में कुछ फ्लक्स रह सकता है और इस सरफेस में कुछ फ्लक्स रह सकता है, बाकी सब में फ्लक्स कितना है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। इसका मैंने डिस्कशन पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो हम इन दोनों में फ्लक्स निकाल देंगे पहले, तो फ्लक्स थ्रू एबीसीडी कितना हो जाएगा, E डॉट एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0 हो जाएगा। एबीसीडी कौन सा है, ओरिजिन में, तो x कितना है 0 है, तो ये 0 हो गया। फ्लक्स थ्रू EFGH कितना हो जाएगा, देखो E इंटू ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2a, x का कितना डालेंगे, a डालेंगे, क्योंकि ये लेंथ कितना है क्यूब है, साइड लेंथ a इंटू ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा क्यूब में, कितना हो जाएगा देखो 2a स्क्वायर। बट हमको क्या पता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, अगर चार्ज मान लो q होगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो q कितना है 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। मैंने यहाँ पे मान लिया कि अगर सपोज मान लेते हैं कि टोटल चार्ज इनसाइड q कितना है, q है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा गॉस के हिसाब से q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा इससे मैच होना चाहिए क्योंकि हमने कैलकुलेशन किया टोटल फ्लक्स कितना है 2a स्क्वायर, तो यहाँ से कितना है 2a स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें ऐसा ही करना है, टोटल फ्लक्स निकाल दोगे, फिर क्या करेंगे उसको q बाय एप्सिलॉन से इक्वल करेंगे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो गॉस लॉ कंप्लीट हो गया। अब गॉस लॉ का कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसमें अभी जस्ट 2-3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बट डिटेल एप्लीकेशन जो स्फीयर वाला कंसेप्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल पढ़ने के बाद उसको अगर पढ़ते हैं तो ज्यादा इजी हो जाता है। तो पहला एप्लीकेशन है क्या, कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, और इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दोनों सेम चीज होता है एग्जैक्टली, कई बार बोर्ड में भी आ जाता है। तो हमको क्या निकालना है, कोई पॉइंट चार्ज है, इसका स्मॉल कैपिटल R और d डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और यहाँ पे कोई चार्ज Q2 रखा हुआ है, तो इसमें कितना कूलम्बिक फोर्स लगेगा। तो फोर्स हमको क्या पता है Q इंटू ई, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया तो चार्ज मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं दोनों को सेम मान रहा हूँ कि कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन करना या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉइंट चार्ज की वजह से, दोनों सेम होता है। तो बेसिकली गॉस लॉ को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते हैं। तो तरीका क्या होता है, देखो ध्यान से, इसी टेक्निक लगा के हम और भी कुछ चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करना क्या है तुम्हें, E डॉट ds और फ्लक्स इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसी फॉर्मूला से सबका निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो पहला इसका प्रोसीजर क्या है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। अब पॉइंट चार्ज के वजह से गॉसियन सरफेस कैसे मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं। सपोज मैं इसको हटा दे रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो ऐसे एक स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल सरफेस अगर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इधर की डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो E डॉट ds इक्वल टू नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्फीयर का एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इसको उधर ले आ जाएंगे, 4 पाई d स्क्वायर
1/4πε0 Q/d²। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पॉइंट चार्ज की वजह से, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, अगर कूलम्ब लॉ चाहिए तो फोर्स क्या लगाएंगे, Q2 × E, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q2/d²। ठीक है, तो तरीका क्या है इसका, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ लगा के, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहला इंपॉर्टेंट चीज कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। गॉसियन सरफेस मतलब एक इमेजिनरी सरफेस है, इसको ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर हम गॉस लॉ लगाएंगे। तो मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया, ये कौन सा सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया जिसके और इसके ऊपर हमने गॉस लॉ लगाया, तो ये पूरे सरफेस में E.ds लगाया। पूरा सरफेस का एरिया कितना है 4πr² = Q/ε0। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये पॉइंट चार्ज का है जो कि हमने पहले पढ़ा था, उसको हमने प्रूव किया यहाँ पे कैसे, गॉस लॉ का यूज करके। कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें पूछता है कि गॉस लॉ लगा के प्रूव करो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ऐसे डेरिवेशन करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन क्या, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ऐसे प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसके वजह से उसका पास में कोई पॉइंट है, इसका डेरिवेशन हम पहले भी कर चुके हैं। किसमें मैंने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, जब डिस्क का डेरिवेशन किया था। उससे हमने कंक्लूड मतलब एक कंडीशन लगा के कि डिस्टेंस अगर बहुत कम होगा उसके लिए हमने अप्रोक्सीमेशन लगा के निकाले थे। अब इसको हम क्या करेंगे, गॉस लॉ लगा के उसको प्रूव करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पहला चीज क्या है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँ, तो मैं ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ एक सिलेंडर टाइप का गॉसियन सरफेस जो कि इसमें पास होकर ऐसे निकल रहा है। ये है गॉसियन सरफेस जिसका एरिया कितना है, d है। ठीक है, मतलब सपोज ये तुम्हारा ऐसे प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और ऐसे गॉसियन सरफेस पास कर रहा है, इधर पास कर रहा है और इधर भी पास कर रहा है, ऐसे एक सिलेंडर पास कर रहा है और जिसका एरिया कितना है, d है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस मेरा कौन सा है, जो रेड कलर बना है, तो ए स्मॉल सिलेंडर ऑफ एरिया d है, वो गॉसियन सरफेस है। और इसको ऊपर हम क्या लगाएंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। तो पहले देखते हैं कि गॉसियन सरफेस जहां में पास कर रहे हैं इसी रीजन में चार्ज आएगा, तो ये चार्ज कितना होगा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बाय एरिया, तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया। तो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा dq और q, dq लिखता हूँ, सिग्मा इनटू एरिया कितना है, d है। तो जो गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, dq चार्ज इन द गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब गॉस लॉ लगाते हैं। देखो अगर यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इधर की डायरेक्शन में होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया वेक्टर कैसे होगा, सरफेस में परपेंडिकुलर है। तो ये सारे रीजन में फ्लक्स कितना है, 0 है। तो मतलब सिलेंडर का जो क्या आउटर सरफेस है और कर्व सरफेस है उसमें फ्लक्स 0 है। जब भी फ्लक्स पास करेगा किसमें पास करेगा, इस पर डीए सरफेस में पास करेगा। ठीक है, डीए में फ्लक्स पास करेगा, तो अब लिखेंगे E.ds। अगर मैं लिखूंगा E.da किसके लिए, इसके लिए, उसके लिए भी सेम है, प्लस E इंटू डी ए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, एरिया वेक्टर भी ऐसा है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, एरिया वेक्टर भी ऐसा है, तो ऐड हो जाएंगे दोनों। टोटल चार्ज dq/ε0, तो ये कितना होगा 2 इंटू ई डी ए। टोटल चार्ज कितना देखो, सिग्मा इंटू डी ए बाय एप्सिलॉन, डी ए कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। देखो आंसर आ गया। ये हम पहले ही पढ़े थे, प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट और एक डेरिवेशन करते हैं, ये था प्लेन शीट के लिए। नेक्स्ट हम डेरिवेशन करिए थिक शीट के लिए, मोटा शीट है, मोटा कंडक्टर है।
अगर ऐसे देखो मोटा कंडक्टर है, मोटा अब ऐसे एक मोटा थिक कंडक्टर है, इसके वजह से इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। इसके वजह से हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और कैसे निकालना है, गॉस लॉ लगा के, ठीक है। अब ऐसे डायरी टाइप का मान सकते हो, जैसे मोटा कंडक्टर है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बट इसमें जो गॉस लॉ गॉसियन सरफेस लेते हैं कुछ अलग टाइप का लेते हैं। देखो तो पहले वाले में क्या किया, पतला कंडक्टर था, तो इसलिए जो गॉसियन सरफेस माने पूरा पास करके निकाल दिए। बट यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस मान रहे हैं कुछ इस टाइप का मान रहे हैं। मतलब ये क्या करेगा, जस्ट एक पार्ट में रहेगा, एक पार्ट में नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे जो सिलेंडर है, सपोज मान लो ये तुम्हारा थिक शीट है, तो ये क्या करेगा, ऐसे पास करेगा। शीट का अंदर एक पार्ट, सिलेंडर का अंदर पार्ट क्या रहेगा, थिक शीट का अंदर रहेगा, दूसरा पार्ट बाहर रहेगा। ऐसे सिलेंडर मान रहे हैं, गॉसियन सरफेस मान रहे हैं। तो गॉसियन सिलेंडर है और गॉसियन सरफेस क्या ले रहे हैं, देखो such that one end of cylinder inside sheet बेसिकली गॉसियन सरफेस हमको ऐसे मानना पड़ता है ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी होगा। ऐसे गॉसियन सरफेस के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इसके अलावा और कुछ मानेंगे अगर तो इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो गया तो तुम्हारा गॉसियन सरफेस में, तो तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम ऐसे गॉसियन सरफेस चूज करें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट होगा, तो हमको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। अब देखो ये तुम्हारा सरफेस 1 और ये तुम्हारा सरफेस 2 और इसका भी एरिया dl मान रहा हूं, सेम टाइप का है। इस वाले रीजन में फ्लक्स कितना है, 0 है, जो कर्व सरफेस में। तो हम गॉस लॉ लगाएंगे, देखो फ्लक्स और नेट फ्लक्स इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो q कितना हो जाएगा, जो पहला वाला सिग्मा इनटू dA, लास्ट क्वेश्चन में क्या था। तो नेट फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 देखो कितना आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सरफेस 1 में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये आगे जाके पढ़ेंगे, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है। क्यों जीरो होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी जस्ट याद रखो इतना। कोई कंडक्टर होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी तो 0 होगा यहाँ पे। सरफेस 2 में फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखो E डॉट ds E और उसका एरिया कितना है, d है। और कर्व सरफेस में तो पहले ही 0 हम लिख चुके हैं पहले, इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू डी है, क्यू के जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी है बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डी डी कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आंसर है। अब ध्यान से देखो, कुछ अलग फॉर्मूला आया। थिन शीट में कितना आया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। थिक शीट में कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, यहीं पे बच्चों का कंफ्यूजन आता है। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, एक टेक्निक बता रहा हूँ जिसमें याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। थिन शीट के लिए कितना था, देखो थिन शीट चार्ज के लिए पतला सा पेज टाइप का, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ऐसे याद रखो, अगर थिक शीट रहेगा इसमें कितना सरफेस रहेगा, 2 टाइप का, इस साइड एक रहेगा, इसके पीछे एक रहेगा, मतलब 2 कुछ थिकनेस रहेगा, तो 2 अलग अलग सरफेस है। तो ऐसे याद रखो, एक सरफेस के लिए कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, उस सरफेस के लिए, दोनों सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा ऐसे थिन शीट है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके एक सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के वजह से भी
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर होके कितना हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे याद रखो, पतला सरफेस है एक सरफेस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मोटा सरफेस है दो सरफेस दोनों आर होके कितना हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करके याद रखोगे कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ एप्लीकेशन है जो कि स्फीयर के रिलेटेड है। 4 टाइप का स्फीयर होता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, 4 जगह वेरिएबल होगा उसके लिए कैसे निकालेंगे, तो वो सारे डिस्कशन मैं अभी नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्लास हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे, वो सब होने के बाद हम स्फीयर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है।